गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, हम रेगुलर मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने अभी विभाजकता का नियम यानी डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा है, जो 11 तक पढ़ लिए दोस्तों। आज हम बात करेंगे 13, उसके बाद 17, 23, 19 और 23, 29 इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, एक बार आप सारे रूल्स को समझिए एक बार। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है दोस्तों यहाँ पर कि जैसे आपको यहाँ पर फिक्स ध्यान रखना है 13, 17, 19, 23 और 29, ये दोस्तों इनका एक साथ आपको नियम अच्छे से समझना है। और यहाँ पर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन छोटे छोटे आते हैं, वो आपको आंसर देने होंगे। तो देखिए दोस्तों, इनके लिए आपको एक नंबर याद रखना है 4, 12, 2, 7 और 3। ये नंबर आपको अच्छे से याद रखना है, यानी 4, 12, 2, 7, 3, 4, 12, 2, 7, 3। ठीक है, 4, 12, 2, 7, 3, ये आपको आराम से ध्यान रखना है यहाँ पर। क्योंकि आपको क्या करना है, जब भी 13 से विभाज्य पूछा जाए आपसे, 13 से विभाज्य पूछा जाए, तो आपको कहना, आपको इकाई अंक को 4 से गुणा करना है। 13 से विभाजकता का वो पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं, या विभाज्य है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 4 से गुणा करना है इकाई अंक और उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यदि 17 का पूछे आपसे तो आप 12 से गुणा करोगे। उसके बाद यदि 19 का पूछे आपसे तो 2 से गुणा करोगे। उसके बाद यदि आपसे 23 का पूछे तो 7 से गुणा करोगे। उसके बाद 29 का पूछे तो 3 से गुणा करोगे। आप इनको अच्छे से आप ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है, इन पर अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले 13 की बात करते हैं। 13 से संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक 1157 पहला क्वेश्चन लेते हैं। 13 पर 1157 और हम देखते हैं ये 13 से विभाज्य है या नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या करोगे, जैसे 115 ऐसे ही लिख दिया आपने, और ये जो इकाई अंक है इसको 7 से गुणा करोगे। आप किससे गुणा करोगे दोस्तों, 13 के लिए किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे आप। तो देखिए, 4 सत्ते कितने हो गए, 28। ये हम इनको जोड़ेंगे, 5 और 8 13। ये कितना हो गया दोस्तों, 4 और यहाँ 1। अब देखिए, इसमें 13 का भाग जाता है नहीं जाता है। यदि आपको थोड़ा और शॉर्ट करना है, इसको और छोटा करना है, तो फिर आप 3 को किससे गुणा कर दोगे, 3 को फिर 4 से गुणा कर दोगे। 3 चौके 12, तो 12 इसमें जोड़ोगे तो कितना है, 26। और 26 में 13 का भाग जाता है दोस्तों, 13 दूनी 26। तो देखिए, 13 का भाग चला गया, इसलिए 1157 क्या है, 13 से विभाजित है। 1157 13 से विभाजित है, आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, हम आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार फिर से समझिए इसको। तो देखिए, हमने जैसे यहां पर लिया 1157 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1157 13 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए, आप क्या करोगे, इकाई के अंक को तो अलग लिख दो, इनमें से इकाई के अंक को छोड़ के बाकी को यहां लिख दो 115, और बाकी बचा है उसको आप 13 के लिए किससे गुणा करोगे, 4 से। तो 4 से गुणा करो, 4 सत्ते 28, इनको जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा दोस्तों, 3, 4, 1। अभी भी यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि 13 से विभाजित है या नहीं है, फिर आप क्या करोगे, यहां से फिर से 14 को अलग कर दीजिए और जो इकाई बचा है उसको 4 से गुणा कीजिए। तो देखिए, 3 चौके 12, 12 और 14 कितने हो गए, 26। और 26 में दोस्तों 13 का भाग जाता है नहीं जाता, 26 में 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये 1157 13 से विभाजित है। 1157 किससे विभाजित है दोस्तों, 13 से विभाजित।
इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 13 पर हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं 1495 की। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 13 पर ही हम 1495, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है दोस्तों। चेक करते हैं ये 13 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 149 को नीचे लिख देंगे और ये इकाई अंक को किससे गुणा करेंगे, 13 के लिए 4 से। तो देखिए 4 पंजे 20, ये कितना हो गया दोस्तों 169। वैसे तो हमें पता है 169 में 13 का भाग चला जाता है, 13 कम 13 3 बचा, 13 तिया 39, यही पता लग गया हमें। लेकिन कई स्टूडेंट सोचते हैं कि और छोटा करो। तो देखिए और छोटा करने के लिए फिर क्या करेंगे, 16 को ऐसे लिख दिया और इस 9 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। 9 चौके 36, अब देखिए 6 6 12 2 1 5 52, तो 13 चौके 52 दोस्तों। तो देखिए ये भी क्या है, 13 से विभाजित है। आपको ये समझ में आ गया होगा 13 से विभाजित। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका या आप छाप सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पर आधारित, नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं जैसे 1677, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 1677 यानी 1677, ठीक है। हमें वही पता लगाना है ये 13 से विभाजित है या नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इनको तो ऐसे ही लिखो, बस केवल इकाई अंक को वहां छोड़ो। 167 लिख दिया 167, और यहां पर आपने किससे गुणा करा, 3 से। इसको 3 से गुणा करो लास्ट अंक को। तो देखिए 3 7 21, ये आ गया 8 8 1, ठीक है। 8 8 1 आ गया। अब आपको नहीं पता चल रहा कि ये 13 से विभाजित है या नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे दोस्तों, फिर से आप गुणा करोगे किससे, 3 से गुणा करोगे आप, सॉरी 4 से करना होगा दोस्तों, सॉरी। तो देखिए 4 7 28 आएगा यहाँ पर। तो देखिए 8 7 15, इसके बाद यहां से देखिए ये 195 आ गया। अभी भी यदि आपको नहीं पता लग रहा है ये कि 13 से विभाजित है या नहीं है, तो फिर से आप क्या करो, इस अंक को तो ऐसे उतार दो, इन 2 को तो, और 5 को किससे गुणा करो, फिर से 4 से। 5 चौके 20, और 20 और 19 कितने हो गए, 39। 39 में 13 का पूरा भाग जाता है, 13 तिया 39, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 17 का विभाजकता का नियम देख लेते हैं। 17 से विभाजित है तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम 17 से संबंधित ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। 17 से विभाजित, तो देखिए 17 से विभाजित पर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। 13 से संबंधित ले लिया, अब हम 17 से संबंधित लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। 17 से विभाजकता के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ले लिया 956 ले लिया दोस्तों, 956 या 86 ले लीजिए, 986, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये 17 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए हम इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, 2 अंकों को लास्ट अंक छोड़ना है बस। ये लिख दिया 98, हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमको लास्ट अंक क्या है, 6। 6 को यहाँ कितना, 17 के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से। तो देखिए यहाँ 12 से गुणा कीजिए, 12 6 की 72। तो देखिए 8 2 10, हासिल 1 बची, 9 7 16 1 17। 170 में 17 का भाग जाता है, 17 कम 17 0, ऐसे ही 10 बार भाग चला जाएगा। आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये 17 से विभाजित हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम क्या करते हैं, इकाई अंक को लेते हैं, तो 13 के लिए तो 4 से गुणा करेंगे, फिर उसमें जोड़ते चले जाएंगे हम। उसके बाद 17 के लिए 12 से गुणा करेंगे, फिर उसको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 17 पर एक एग्जाम्पल और करवाते हैं आपको, फिर उसके बाद हम 19 30 और 29 देखेंगे, ठीक है। तो हम 17 के लिए एक क्वेश्चन और ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए 16 15, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पर इकाई अंक को छोड़ेंगे, बाकी को ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर 161,
फिर देखिए इकाई अंक 5 है, इसको 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60। तो देखिए यहां से 1 लिख गया, 6 6 12, यहां से 2, 221 आया दोस्तों। अभी आपको पता नहीं है मान लीजिए कि ये 17 से विभाजित है या नहीं है, तो आप फिर से क्या करोगे, ये दो अंकों को ऐसे ही लिख दोगे 22 और इसको 12 से गुणा करोगे दोस्तों, 12 कम 12। तो देखिए ये कितना हो गया 34, और 34 में 17 का भाग जाता है, 17 दूनी 34, 2 बार चला जाता है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि 1615 किससे विभाजित है दोस्तों, 17 से विभाजित है। ठीक है, तो आपको 17 का नियम भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 19 का नियम देखते हैं। 19, तो देखिए 19 के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, 19 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ 551, 551 19 से विभाजित है या नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे 55, और 19 के लिए दोस्तों ये नंबर तो आपको रटे हुए होने चाहिए मोबाइल नंबर की तरह। ठीक है, जैसे 13 के लिए 4, 17 के लिए किससे गुणा करते हैं 12, 19 के लिए किससे गुणा करते हैं 2। तो देखिए यहाँ एक अंक छोड़ेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, कितना हो गया दोस्तों 57, और 57 में 19 का भाग जाता है, 19 तिया 57। आराम से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 57 में 19 का भाग चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसको आप छाप लीजिए दोस्तों, यदि आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 23 37। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर 23 37। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं 23 37। 2337 की हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं 2337 में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसी तरीके से बाकी अंकों को यहाँ उतार देंगे, 233 उतार दिया, बचा 7, 7 को किससे गुणा करेंगे 19 के लिए 2 से। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14, इनको जोड़ेंगे 7 4 2। अभी दोस्तों आपको पता नहीं है ये भाग जाता है या नहीं जाता है, तो आप फिर से क्या कर दोगे, एक बार इन 2 को फिर उतार दोगे, और 19 के लिए किससे गुणा करते हैं दोस्तों 2 से। तो 7 दूनी 14 यहाँ पर जोड़ोगे तो 4 4 8 3, तो देखिए 38 आया, और 38 में 19 का भाग जाता है, 19 दूनी 38, 2 बार भाग चला जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए 19 से संबंधित हमने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 23 से संबंधित। 23 से संबंधित में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए 23 से करवा देते हैं। यदि आपने ये क्वेश्चन नहीं छापा है तो छाप लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं 23 से। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा 10,143, 10,143 है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, ये 4 अंकों को ऐसे लिख दोगे, और इकाई अंक को किससे गुणा करोगे यहाँ 7 से। तो 7 या 21 हो गया दोस्तों। तो देखिए 5 3 0 1। अभी भी आपको पता नहीं लग रहा है कि ये विभाजित है या नहीं है 23 से, तो आप फिर क्या करोगे दोस्तों, एक इकाई अंक छोड़कर बाकी सबको लिख दोगे 103, और इसको 7 से गुणा करोगे, 7 पंजे 35, तो ये हो गया 138। अभी भी यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि ये 23 से विभाजित है या नहीं है, तो फिर क्या करोगे, आप 2 अंक कैसे लिख दोगे, और इसको गुणा करोगे आप 7 से, तो 7 8 56, 56 और 13 कितने हो गए 69, और 69 में 23 का भाग जाता है पूरा पूरा, 23 या 69। तो दोस्तों ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा 23 से संबंधित। तो 23 से संबंधित आपको एक ही क्वेश्चन पर्याप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 29 की। 29 से संबंधित हम देख लेते हैं सब में। अब 29 के लिए हम 3 से गुणा करेंगे दोस्तों। तो ये इकाई अंक गुणा करने, बाकी पैटर्न एक जैसा ही है। तो 29 पर आधारित भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। 667, 667 29 से विभाजित है या नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए
हम यहाँ पर 2 अंक ऐसे ही लिख देंगे, 66 लिख दिया दोस्तों। अब जो इकाई अंक है उसको यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 7 कितने हो गए, 21। तो देखिए ये 7 और ये 8 आ गया दोस्तों, 7 और 8 आ गया। अब वैसे 87 में 29 का भाग जाता है, 29 या 87, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये भाग जाएगा नहीं जाएगा 29 का, तो आप क्या करोगे, इस एक अंक को ऐसे लिख दो, जो एक छोड़ दिया करो बस, और बाकी अंक को ऐसे लिख दिया करो। फिर यहाँ पर 3 से गुणा करो, 3 7 21। तो देखिए 29 आ गए, तो 29 में भाग जाएगा नहीं जाएगा 29 का, तो 29 से कम 29। तो ये 29 से विभाजित आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न सब में एक है, बाकी सभी संख्याओं को इधर लिख दिया करो, जो इकाई अंक बचे उसको 29 के लिए किससे गुणा करोगे, 3 से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1624। 1624। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, वही काम करना है, बस एक अंक छोड़ दीजिए वहां पर। 162 लिख दिया, यहाँ पर 162 लिख दिया आपने। इसको किससे गुणा करोगे दोस्तों, 3 से गुणा करोगे, 3 चौके 12, यहां से 4, यहां से 7 1। अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है कि ये है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2 अंक ऐसे लिख दिया आपने, बाकी एक अंक बचा उसको फिर 3 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 3 चौके 12, 12 और 17 कितना हो गए, 29, और 29 में 29 का भाग जाता है, तो 1624 भी 29 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो दोस्तों ये अभी हमने डिविजिबिलिटी के सारे नियम पढ़ लिए, सारे के सारे नियम 11 तक हमने बैक की प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था। और अब हम दोस्तों आज की क्लास में 13 17 19 23 और 29 का पढ़ लिया हमने आज के। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये नंबर याद रखना है कि 4 12 2 7 3 रट लेना, चाहे तो नंबर की तरह रट लेना, 4 12 2 7 3, 4 12 2 7 3। ठीक है, 2-3 बार याद करना, 4 12 2 7 3। 4 किसका है, 13 का, 12 किसका है, 17 का, 2 किसका है, 19 का, 7 किसका है, 23 का, 3 किसका है, 29 का। इस तरीके से अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए दोस्तों आजकल क्वेश्चन इस तरीके से भी आ रहा है, परफेक्ट संख्या के बारे में पूछ रहा है कि भाई बताइए दी गई संख्या परफेक्ट नंबर है या नहीं है, इस तरीके से हो रहा है। तो हेडिंग डालिए परफेक्ट नंबर, यानी परफेक्ट नंबर, यानी हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे, निश्चित संख्या। निश्चित संख्या कि भाई दी गई संख्या एक परफेक्ट संख्या है या नहीं है। तो ये एसएससी वगैरह में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए परफेक्ट नंबर की आपको पहले परिभाषा ध्यान रखनी है कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से डबल आ जाए तो वो संख्या परफेक्ट नंबर कहलाएगी। तो देखिए आपको लिखना है ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना आ जाए तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर कहते हैं। आपको क्वेश्चन हम जैसे ही करवाएंगे आपको ये चीज 100% समझ आएगी। परफेक्ट नंबर क्या होता है दोस्तों, भाई ऐसी संख्या जिसके सारे गुणनखंड लिखे जाएं
और उन गुणनखंडों का योग क्या आ जाए, उस संख्या से डबल आ जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परफेक्ट नंबर कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए आप एक बार समझिए इसको। हम जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये इधर ही ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन। तो देखिए परफेक्ट नंबर पर पहला क्वेश्चन, जैसे 6 आपसे पूछा जाएगा, बताइए, जैसे ऑप्शन दे दिया आपको 6, और बात करते हैं 12, 15 और 18 में से कौन कौन से परफेक्ट नंबर है। आपसे कह दिया कि 6, 12, 15 और 18 में से कौन कौन से परफेक्ट नंबर हैं। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इसके सारे गुणनखंड लिखोगे, इसके सारे के सारे गुणनखंड लिखोगे। तो देखिए 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो सबका गुणनखंड होता है दोस्तों, एक तो कोई भी हो यूनिवर्सल गुणनखंड है ये तो, ठीक है, कोई सी भी संख्या हो उसका एक गुणनखंड एक तो होता ही है। उसके बाद 6 में 2 का भाग जाता है तो 2 भी इसका गुणनखंड है। उसके बाद 3 का भाग जाता है तो 3 भी इसका गुणनखंड है। 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है तो 6 भी इसका गुणनखंड है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ो तो देखिए 1 और 2 3 3 6 6 12 आ गया योग। सारे गुणनखंड का योग कितना है दोस्तों, 12 आ गया, जो इस संख्या से डबल है नहीं है भाई, 6 से क्या है, डबल है ये। तो आपको यही तो बताना है परफेक्ट नंबर में क्या है परिभाषा, कि भाई ऐसी संख्या जिसके सारे गुणनखंड ज्ञात करें और उन सबको जोड़ा जाए तो जो संख्या के पूछा गया है उससे डबल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर। अब हम बात करते हैं 12 की, देखते हैं दोस्तों। तो 12 का एक गुणनखंड तो 1 हो गया, एक इसमें 2 का भाग भी जाता है तो 2 भी हो गया, एक इसमें 3 का भाग भी पूरा जाता है तो 3 हो गया, एक 4 का भाग भी जाता है तो 4 भी हो गया, 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है, 6 भी हो गया। उसके बाद 12 का भाग जाता है, उसके बाद किसका भाग जाता है, 12 का। तो इनका योग करो, इसका डबल आ जाना चाहिए, 12 का 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 24। तो देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 और 6 16, 1 मिनट, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 12 28। तो ये डबल आया है क्या, ये डबल नहीं आया, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 12 का डबल आना चाहिए, 12 से जस्ट डबल, तो ये डबल तो नहीं आ रहा। 3 और 3 6 4 10 6 16 और 12 तो 28 हो रहा है, डबल आना चाहिए, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे 15 की, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 15 के बारे में देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 15, इसी में से देख रहे हैं क्वेश्चन में से कौन कौन से परफेक्ट हैं वो हम चेक कर लेंगे। तो अभी तो 6 ही निकला है दोस्तों। अब 15 के गुणनखंड 1 होता है दोस्तों, 2 का भाग नहीं जाता है, 3 होता है, 3 पंजे 15, फिर 4 का भी नहीं जाता है, 5 होता है, 5 या 15, फिर देखिए उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का नहीं जाता है, 15 का भाग जाता है, खुद का तो जाएगा ही। तो अब हम इनको चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए अब इनका योग कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। कितना योग आना चाहिए, 30। तो हम चेक करते हैं, 1 3 4 और 5 9 और 15 24 आया है, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है, ये भी दोस्तों परफेक्ट नंबर नहीं है। आपको ये पता चल गया। आजकल एसएससी, रेलवे वगैरह जैसे ग्रुप डी है, और अभी एनटीपीसी भी आने वाला है, और बाकी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछने लग गए हैं इसको। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमने देखिए अभी तक 6 निकला है, 12 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। अब हम बात करते हैं 18 की। तो 18 की बात करते हैं तो 18 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, फिर 6 का जाएगा, फिर 9 का जाएगा और फिर 18 का जाएगा दोस्तों। फिर क्या जाएगा, 18 का जाएगा। तो देखिए इनका योग करते हैं, 36 आ गया तो ये परफेक्ट नंबर है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए 1 और 2 3 3 6 6 12 12 और 9 कितने हो गए, 21, 12 और 9 कितने हो गए, 21 और 18 39।
तो दोस्तों डबल आया है क्या? डबल तो 36 होता है, तो ये भी नहीं है। तो दोस्तों आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए, ये ऑप्शन ऐसे मिलते हैं आपको, यहाँ 6 ऑप्शन बी में, 12 ऑप्शन सी में, 15 ऑप्शन डी में, 18। तो दोस्तों 6, 12, 15, 18 में कौन सी परफेक्ट नंबर है, ऐसे पूछता तो दोस्तों आपका तुरंत ही 6 आंसर हो जाता है यहाँ पर। बाकी ना तो 12 है, ना 15 है, ना 18 है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन सी है दोस्तों? तो देखिए 2 अंकों की हम और चेक करते हैं। तो देखिए 2 अंकों की, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है दोस्तों। तो 2 अंकों की 28 होती है। देखिए 28 के बारे में आप चेक करेंगे। जैसे हम बात करते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट नंबर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो देखिए 28 होता है दोस्तों। अब इसको चेक कर लीजिए, 28 का गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, 2 का भाग भी 28 में पूरा जाता है। फिर 3 नहीं होता, 4 होता है दोस्तों, 4 सते 28, 7 बार भाग जाता है। फिर 5, 6 नहीं होता, 7 होता है, 7 के बाद तो फिर 14 होता है, 14 के बाद तो फिर 28 ही होता है। ठीक है, अब इनका योग कितना आना चाहिए? सबका योग 56 आना चाहिए दोस्तों। परफेक्ट नंबर 28 कब होगा? जब इसके सभी गुणनखंडों का योग इससे डबल आ जाए। तो देखिए हम जोड़ते हैं, 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 और 28 कितना हो गए? 56। बिल्कुल सही है, 28 क्या है दोस्तों? एक परफेक्ट नंबर है। तो आपको परफेक्ट नंबर समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परफेक्ट नंबर पूरा समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के भेज दिया करो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसमें छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये अभी नए चलन में है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। तो आपको परिभाषा एक बार और ध्यान रखें परफेक्ट नंबर की, कि भाई वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड लिख दिए जाएं और उन गुणनखंडों का योग जो संख्या है उससे डबल आ जाना चाहिए। सभी को जोड़ा जाए तो उससे क्या आ जाना चाहिए? डबल आ जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ लिए। अच्छा, एक टॉपिक और हम बता देते हैं आपको। 2 चीज याद रखनी है आपको, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू को बोलते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष मान, प्रत्यक्ष मान। और एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। ये भी बहुत पूछे जाते हैं और इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ स्टूडेंट, प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। तो आपको आज समझना है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा 3 9 1 7 5, ये लिख दिया दोस्तों। अब मैंने आपसे कहा यहां पर 7 का प्लेस वैल्यू बताओ, 7 का फेस वैल्यू बताओ। यानी एक क्वेश्चन तो है यहां पर, संख्या आपको ये दे दी गई है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए। 7 का प्रत्यक्ष मान यानी फेस वैल्यू, प्रत्यक्ष मान, 7 का प्रत्यक्ष मान आपसे पूछा है दोस्तों, फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू में कुछ नहीं करना, 7 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा दोस्तों? 7 ही होगा, जो है वो ही होगा। ठीक है, अब इसी में आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा आपसे कह दिया जाए 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान बताओ। तो स्थानीय मान में आपको क्या करना है दोस्तों? किसका पूछा है? 7 का, तो आपने यहां पर 7 लिख दिया और 7 के राइट साइड में जितनी भी संख्या है उतने 0 लिख देना है। अब यहां कितनी संख्या है 7 के इधर की साइड में दोस्तों? 1 संख्या। 7 के इधर की साइड में कितनी संख्या बच रही है? 1, तो 1 0 लिख दिया। तो 7 का स्थानीय मान तो कितना आ गया? 70। लेकिन 7 का प्रत्यक्ष मान कितना आया? 7 ही आया है। 7 का प्रत्यक्ष मान कितना आया? 7 ही आया है। और 7 का स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों? 70।
ऐसे ही अब तो आप जवाब आराम से दोगे। आपसे पूछा जाए कि 9 का स्थानीय मान, 9 का फेस वैल्यू यानी प्रत्यक्ष मान, 9 का दोनों चीजें बतानी। 9 का एक तो प्रत्यक्ष वैल्यू, प्रत्यक्ष मान यानी फेस वैल्यू ये बताना है एक आपको, एक 9 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, दोनों बताने हैं आपको। तो देखिए 9 का फेस वैल्यू तो क्या होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष मान तो क्या होगा 9 ही होगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, आपने यहां से 9 लिख दिया, 9 और 9 के इधर कितनी संख्याएं हैं 1 2, तो आपने 2 जीरो लगा दिए। तो 9 का स्थानीय मान तो क्या हो गया 900 और 9 का प्रत्यक्ष मान क्या हो गया 9। तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये इनमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं इसी में। तो देखिए जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 5 का, देखिए 5 का प्रत्यक्ष मान यानी फेस वैल्यू, प्रत्यक्ष मान ये पूछा है एक तो आपसे, एक पूछा है दोस्तों 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। 5 के बारे में भी आपसे प्रत्यक्ष वैल्यू पूछ लिया एक तो, यानी जो फेस वैल्यू है वो पूछ लिया है दोस्तों, और एक आपसे पूछ लिया है स्थानीय मान। तो देखिए आप 5 देखिए स्थानीय मान तो जो है सॉरी जो प्रत्यक्ष मान है यानी फेस वैल्यू तो जो दे रखा है वही होगा। तो देखिए 5 का फेस वैल्यू क्या होगा 5, लेकिन 5 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 5 लिख दिया दोस्तों आपने, और 5 के इधर जितनी भी संख्या है, अब संख्या ही नहीं है क्या संख्या, संख्या नहीं है। तो अब इस स्थिति में दोनों मान प्रत्यक्ष मान भी और स्थानीय मान भी 5 ही हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा इसमें से एक संख्या से और पूछ लेते हैं हम आपसे कि भाई 3 के बारे में, 3 का प्रत्यक्ष वैल्यू, प्रत्यक्ष मान और 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। 3 के बारे में आपको एक तो प्रत्यक्ष मान ज्ञात करना है और एक स्थानीय मान। तो देखिए आपने प्रत्यक्ष वैल्यू में यानी फेस वैल्यू में तो जो जिसका पूछा है वही आ जाएगा, तो आंसर हमारा 3 हो गया। स्थानीय मान में क्या करते हैं दोस्तों, जो संख्या है 3 का पूछा है तो हमने यहाँ से 3 लिख दिया, और 3 के इधर कितनी संख्या है उतना ही जीरो लगा दो, तो 1 2 3 जीरो लगेंगे, 1 2 3, तो 3000 आ जाएगा। 3 का स्थानीय मान कितना आ गया 3000। लेकिन 5 में क्या था, दोनों सेम, क्यों दोस्तों, प्रत्यक्ष मान तो जो पूछते हैं वही होता है, स्थानीय मान में जो जिसका पूछा है वो लिखोगे और उसके आगे की जितनी भी संख्या है उतने जीरो लगाएंगे, लेकिन इसके आगे संख्या ही नहीं थी तो 5 ही आ गया। तो यहाँ दोनों सेम, तो सेम भी हो सकते हैं दोनों मान, ठीक है। तो देखिए आज हमने मैथमेटिक्स में आपको डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ा दिए, एक हमने आपको परफेक्ट संख्या के बारे में बता दिया, एक हमने फेस वैल्यू और एक हमने प्लेस वैल्यू इनके बारे में बताया। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं में शांत, अशांत, आवर्ती वाली और नॉन रिपीटेबल, ये सारी है ना बार वाली संख्याएं, वो सारी कल पढ़ेंगे, वहां से भी एक क्वेश्चन बढ़ता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंटिन्यू शेयर करें और दोस्तों बने रहें रेगुलर चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।